हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको भी नहीं पता ना हमको पता है कि कौन सा क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है। ठीक है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है ये हमसे पूछा जा रहा है। विद्युत वाहक बल एक हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा है, जिसको हम लोग ईएमएफ बोलते हैं, जो कि ट्रांसफार्मर में प्रोड्यूस हो रहा था, आप लोग को पता होगा। और एक यहाँ पर विद्युत वाहक बल है, तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, वहाँ पर जो था हमारा वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो प्रोवाइड हो रहा था वो था, और इसको आप लोग देखोगे तो ये यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, लेकिन थोड़ा अलग तरह से। यहाँ पर आप लोग सब पढ़ोगे तब इसको समझ में आएगा क्या है इसमें। देखिए कि किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में वह अंतर जब सेल में परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती है। ध्यान से सुनिएगा, ट्रांसफार्मर जो था फिजिक्स में, वहाँ पर देखिए धारा बह रही है, तब एक जो विद्युत वाहक बल जनरेट हो रहा था एक वो था, तो वो था अलग और ये अलग है ईएमएफ। ठीक है, तो दोनों को एक मत करिएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये जब यहाँ पर प्रोड्यूस होगा जब कोई भी विद्युत धारा नहीं बहेगी। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो ये था इसका विद्युत वाहक बल क्या होता है, इसको आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो कुछ लोग क्या करते हैं कि फिजिक्स का केमिस्ट्री में लिखे आते हैं और केमिस्ट्री का वो लोग फिजिक्स में लिखे आते हैं। तो ये सब आप लोग मत करिएगा, ध्यान से इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए और अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। उसका देखिए आप लोग नेक्स्ट हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों में से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता है, क्यों। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जिंक जो है वो तांबे में से या फिर एक अम्ल में से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता है, क्यों। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। क्यों वाले क्वेश्चन यार ये बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर वाला एलिमेंट होता है वो नीचे वाले एलिमेंट को विस्थापित कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ऑफिस में बॉस जो होता है वो अपने नीचे काम कर रहे एम्प्लॉयज़ को हटा सकता है, विस्थापित कर सकता है वहाँ से। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लागू हो रही है, जो ऊपर बैठा है वो शासन करेगा नीचे वाले के ऊपर। तो वही यहाँ पर है, देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है तथा तांबा हाइड्रोजन से नीचे है। ध्यान सुनिएगा, जिसके कारण क्या होता है, जिंक हाइड्रोजन से अधिक अपचायक हो जाता है, मतलब जिंक क्या होता है अधिक पावरफुल हो जाता है, और तांबा कम पावरफुल होता है, मतलब अपचायक है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जिंक अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देता है परंतु तांबे को नहीं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिंक जो होगा वो अम्लों से हाइड्रोजन को तो विस्थापित कर देगा लेकिन तांबे को नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा एग्जाम्पल इसको समझाने का। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। उसको देखिए यहाँ पर अगला हम लोग के सामने है, नेनस्ट समीकरण क्या है। मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रोड विभव में संबंध बताइए। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर इन्होंने हम लोग से दो क्वेश्चन पूछ लिए, मतलब 2 in 1। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका उत्तर देखिए, लिखने का पैटर्न क्या है, कैसे लिखेंगे उत्तर। नेनस्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप टी पर धातु इलेक्ट्रोड M/M+M+ के विभव ई। तो ये सब देखिए पूरी यही थ्योरी होती है, जो ये सब लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा। तो इसी के क्या क्या हमने लिया है वो यहाँ पर केवल बताया गया है। ठीक है, ई हमारा क्या हो रहेगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 विलयन में धातु आयनों की सांद्रता, Mn+ में क्या हो रहेगा तथा निम्नलिखित संबंध है। तो देखिए क्या संबंध क्या है, मेन जो आप लोग से पूछा गया समीकरण पूछा गया है। तो आप लोग कोशिश करिएगा केवल ये समीकरण लिख के आइएगा। ये फालतू की चीज़ें जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ी ये वहाँ पर मत लिखिएगा। ठीक है, अगर समय बच रहा हो तो लिख देना, नहीं बच रहा है कोई जरूरी नहीं, केवल समीकरण पूछा गया तो आप ये समीकरण लिखोगे। लेकिन ध्यान सुनिएगा 1 मिनट, यहाँ पर क्या करना है, ये जो हमारे जो प्रयुक्त हुए हैं अर्थ, ठीक है, जैसे कि ये एन, ठीक है, या फिर ये एफ या ये MN और ये E0, ठीक है, ये हैं क्या, इनको आपको वहाँ पर लिख के बताना पड़ेगा। तो करिएगा क्या, जैसे नेनस्ट समीकरण आपके सामने आए तो सबसे पहले आप लोग ये वाली इक्वेशन लिख दीजिएगा पूरी। उसके बाद जो जो यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं उनके अर्थ लिख दीजिएगा कि किसको हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट करा है। जैसे कि देखिए यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि हमारा हर चीज़ हमने लिख दी किसको किससे रिप्रेजेंट करा गया है। आर को हमारा करा गया है यहाँ पर गैस नियतांक से, टी हमारा यहाँ पर करा गया है परम ताप। ठीक है, फिर यहाँ पर एफ आप लोग को दिख रहा होगा, ये इसको फैराडे नियतांक जिसकी वैल्यू होती है 96,500। उसका देखिए स्मॉल एन ये दिख रहा है आप लोग को, इसको हम लोगों ने करा है प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसके बाद यहाँ पर MN को हम लोगों ने करा है विलयन के धातु की सक्रियता। अच्छा, ये हम लोगों ने इसमें नहीं लिया, ध्यान से देखिएगा, ये ई और E0 का हमने यहाँ पर कहीं भी जिक्र नहीं करा। तो ई हमारा क्या है, मानक इलेक्ट्रोड, और सॉरी, ई हमारा क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, ई और E0 बात वही है। ठीक है, ई के आगे E0 केवल लगा दिया गया है। तो आई होप ये नेक्स्ट समीकरण आप लोग को क्लियर
हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। उसका देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड विभव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य में उत्पन्न होने वाले विभव को ही हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे तभी आप लोग को पूरा क्लियर हो पाएगा और बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। तो देखिए एक एग्जांपल बताने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, देखिए एक हमने इस तरह से जार ले लिया, इसमें हमने दो छड़ें डाल दी। ठीक है, दो छड़, एक ये, ठीक है। तो हमने एक को नाम दे दिया यहाँ पर प्लस और एक को हमने नाम दे दिया माइनस। ठीक है, कैथोड एनोड जो भी आप लोग समझो। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोगों ने करा क्या इसमें हमने जलीय विलयन अंदर भर दिया। आप लोग को दिख रहा होगा ये जलीय विलयन हमने इसके अंदर ऐसे ऐसे भर रखा है। अब एक चीज़ जो आप लोग को यहाँ पर ध्यान देने वाली कि जो ये जलीय विलयन हम लोगों ने यहाँ पर भरा है ये उसी विलयन का होना चाहिए, उसी एलिमेंट का होना चाहिए जिसकी छड़ें, जैसे मान लीजिए हमने CuSO4 ये हमने ले रखा है यहाँ पर विलयन। तो ये छड़ें जो होंगी बच्चों ये हमारी, ये छड़ें दोनों, तो ये दोनों छड़ें हमारी किस एलिमेंट की होंगी, कॉपर की ही होंगी, Cu। ठीक है, जिस चीज़ का ये ध्यान रखिएगा, जिस चीज़ का हमारा विलयन होगा, पानी ये भरा होगा, उसी धातु की हम लोग को ये छड़ भी लेनी पड़ेंगी। अगर आप यहाँ पर ZnSO4 भरते हो जिंक सल्फेट तो आप लोग को छड़ कौन सी लेनी पड़ेंगी, जिंक की। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब जो हमारी प्लस वाली है तो उसमें प्लस होंगे बहुत सारे ऐसे करके, है ना, बहुत सारे इस तरह से प्लस होंगे इसमें, और जो माइनस वाली उसमें माइनस होंगे इस तरह से करके, है ना। तो होगा क्या भैया, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस इन दोनों के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो वो विभवांतर यहाँ भी उत्पन्न होगा अंदर पानी में। तो इन्हीं के क्षण के मध्य जो इन क्षणों के और इस पानी के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसी को हम लोग बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भैया जब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में प्रोवाइड कराएंगे पानी में, ठीक है, सॉरी ऊपर दोनों इसमें राड में, तो करंट तो पानी में भी जाएगा ना, पानी के थ्रू ही तो एक दूसरे में पहुँचेगा करंट। जैसे आप एग्जाम्पल जैसे पानी आप गर्म करते हो, रॉड आप लोगों ने देखा होगा पानी गर्म करने वाला, वो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, उसका देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चालकत्व को परिभाषित कीजिए तथा चालकत्व एवं प्रतिरोध में संबंध बताइए। चालकत्व क्या होता है, किसी विद्युत अवघट्ट के 1 घन सेंटीमीटर विलयन का चालकत्व उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। इसे यहाँ पर लिखा गया है जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब चालकत्व इक्वल टू क्या होता है, देखिए चालकत्व इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चीज़ क्लियर हो गई। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल नीला हो जाता है क्यों। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन घोल में जब हम कॉपर की छड़ डालेंगे तो देखिए हमने आपको क्या बताया है कि जो यहाँ पर आप लोग को ऐसे क्वेश्चन है इसमें करना क्या है। तो ध्यान से देखिएगा बिल्कुल क्या करना है इसमें, यहाँ पर लिखना है आंसर देखिएगा, वैद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्वों को उनके विलयन से विस्थापित कर देता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था ऊपर वाले क्वेश्चनों में कि आपको क्या होता है कि वो जो ऊपर बॉस होता है वो अपने नीचे एम्प्लॉयज़ को क्या कर देता है, कभी भी विस्थापित कर सकता है, हटा सकता है या फिर उनकी जगह चेंज कर सकता है। तो वही काम यहाँ पर सिल्वर कर रहा है। तो यहाँ पर ऊपर कौन है, Cu का स्थान जो कॉपर है वो हमेशा वो हमारा ऊपर होता है। ठीक है, कॉपर जो हमारा वो सोना चांदी जो भी हो, जैसे Ag लिखा हुआ है सिल्वर यहाँ पर, उन सबसे ऊपर है हमारा कॉपर। तो उस हिसाब से क्या हुआ कि Cu जो होगा वो Ag के ऊपर है, अतः AgNO3 से निम्नलिखित क्रिया करेगा। क्या करेगा भैया, देखिए क्या करेगा, Cu उठ के खुद कहाँ आ जाएगा, Ag की जगह, और Ag को भैया ये यहाँ से भगा देगा। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ क्वेश्चन क्या बन जाएगी, देखिए CuNO3, ठीक है, यहाँ पर प्लस नहीं भी लगेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, CuNO3 आप लिख दोगे और 2Ag, देखिए यहाँ से Ag को इसने विस्थापित कर दिया। उसका देखिए यहाँ पर फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक बताइए। विशिष्ट चालकता क्या होती है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। सीधे लिख दीजिएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, ठीक है, यानी उल्टा उसका हो जाएगा तो हमारा बन जाएगा चालकता। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आप लोग फॉर्मूला लिख दोगे K = 1/P, ठीक है, या सॉरी 1/ρ, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध हमारा क्या होता है 1/ρ। अच्छा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं चालक को, इसको हम लोग चालकता को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से। तो वही यहाँ पर कप्पा कैसे बनेगा सिंबल, देखिए इस तरह से आप K बनाइएगा और जो कोने होते हैं उसको ऐसे काट दीजिएगा या फिर मोड़ दीजिएगा, ये होता है हमारा कप्पा। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक इसका होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स।
उसके बाद अगला देखिए क्या है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा दो प्रमुख उपयोग लिखिए। वैद्युत रासायनिक श्रेणी जैसा कि अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि हम नीचे वीडियो में आप लोग को बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर होती क्या है वैद्युत रासायनिक श्रेणी, विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि अपचयन विभव, अगर इतना लंबा ना लिख पाना तो सीधे लिख देना अपचयन विभव, को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब आप लोग को एक चीज़ पता होगा, अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री पे थोड़ा बहुत ध्यान दिया है, कि हर एक धातु, चाहे वो सोडियम, क्लोरीन, कोई भी हो, ठीक है, मैग्नीशियम, कुछ भी हो, सबका अपना एक अपचयन विभव होता है, सबका अपना एक मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो उसी मानक इलेक्ट्रोड विभव के अनुसार उस जो तत्व हैं उनको हम लोग क्या बढ़ते हुए क्रम में रखें, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा करते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर आप लोग अवरोही क्रम बोलो। तो उस क्रम में अगर रखें तो जो एक क्रम, एक सीरीज हमें प्राप्त होगी, उसी को हम लोग वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहेंगे। ठीक है, इसके लक्षण देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए इसका पहला लक्षण जो होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, श्रेणी में ऊपर से नीचे और की ओर जाने पर तत्वों के अपचयन क्षमता घटती है। अभी हमने ऊपर आपको बताया था कि मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में नीचे से ऊपर जा रहे थे ना, मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो जो इस हिसाब से जो सबसे नंबर 1 पर होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या देखिए उल्टा है, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाएंगे, जब मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या होगी, तत्वों की अपचयन विभव क्षमता घटेगी, क्योंकि ऊपर बड़ा है तो फिर नीचे दूसरा वाला फिर उससे छोटा होगा, तीसरा वाला उससे छोटा होगा, ऐसे करते करते जो सबसे नीचे आ रहा होगा तो बिल्कुल सबसे छोटा होगा। जबकि नीचे से ऊपर जाने पर अपचयन क्षमता बढ़ती है, ये हम आप लोग को ऊपर बता चुके हैं अभी। फिर क्या है, हाइड्रोजन के ऊपर के सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, और नीचे वाले तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। तो इसी श्रेणी के आधार पर बीचों बीच में आता है भैया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब हमारे जो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देंगे, और नीचे वाले जो तत्व होते हैं उस हाइड्रोजन से वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। उपयोग उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर तीसरा लक्षण क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ क्रिया करके H2 गैस देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी तत्व होंगे ऊपर के, वो जल के साथ भी क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देंगे। फोर्थ पॉइंट, श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। तो ये तो हम आप लोग को ऊपर बता ही चुके हैं कि जो ऊपर वाला होगा हमेशा नीचे वाले को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका उपयोग क्या होता है। उपयोग देख लीजिए क्या होगा, किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में। हालांकि इसका जो उपयोग होता है वो आप लोग से नहीं पूछा जाएगा, लक्षण पूछे जाएंगे तो वो हमने आप लोग को बता दिए, और क्या होती है वैद्युत रासायनिक श्रेणी वो भी हमने आप लोग को समझा दिया। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीयक नियम क्या होता है, समझाइए। तो देखिए द्वितीयक नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। आप ध्यान समझिएगा, जब जो विभिन्न तत्व होते हैं, विभिन्न विद्युत अपघट्य तत्व, ठीक है, जैसे NaOH हो गया, CaOH कुछ भी हो गया, तो वो जो एक श्रेणी के अनुसार रखे हुए हैं, लाइन से रखे जाएँ, और क्या करा जाए, उनमें समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करा दी जाए, एक तरफ से बिल्कुल इक्वल करंट उनमें प्रोवाइड कराई जाए। जैसे पहले में अगर आप 5 एम्पियर तो दूसरे में 5 एम्पियर, तीसरे में 5 एम्पियर, ऐसे लास्ट वाले में भी 5 एम्पियर। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों का द्रव्यमान उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ई आप लोग लिख सकते हो, मतलब वोल्टता जो होती है हमारी। तो यहाँ पर जो आप लोग की फाइनली इक्वेशन बनेगी वो W1/E1, W2/E2, W3/E3, ये आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। तो द्वितीय नियम पूछा गया इसलिए हमने द्वितीय नियम बताया। हो सकता है एग्जाम में आप लोग से केवल ऐसे पूछ लिया जाए कि फैराडे के नियम लिखिए, तो केवल अगर नियम कह रहा है तो वहाँ पर आपको पहला और दूसरा दोनों नियम लिखने पड़ेंगे, और अगर केवल पहला कहेगा तो पहला आप लोग लिखोगे ही। ठीक है, अगर केवल नियम कह रहा है तो वहाँ पर आप लोग दोनों लिख के आइएगा, क्योंकि क्लियर नहीं करेंगे कि भैया पहला लिखना है कि दूसरा लिखना है, तो इस कंडीशन में आप दोनों ही लिख के आइएगा वहाँ पर। ठीक है, उसका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारा भी एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिए, 298 केल्विन ताप पर, ठीक है, 0.20 KCl विलयन की चालकता 0.0248, ठीक है, सेकेंड सेंटीमीटर इनवर्स है, तो इसकी मोलर चालकता का परिकल्पना कीजिए। मोलर चालकता मतलब कि हमसे यहाँ पर लेमडा एम पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें ज्ञात करना है वो हमने लिख लिया, लेमडा एम। और क्या दिया हुआ है देखिए, हमको कप्पा मतलब कि मोलर चालकता हमको दी हुई है यहाँ पर 0.248,
मोलरता भी हमको दी हुई है 0.2 m। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस सीधे से हमें ये वाला फार्मूला इसमें लगा देना है। तो यहाँ पर क्या दिया है देखो, मोलर चालकता हमें निकालनी, इसलिए हमको इधर लिख लिया हमने। कप्पा की जगह कप्पा की वैल्यू 1000 इंटू से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा और उसको मोलरता से भाग करा दीजिएगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि यहाँ की सारी वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।